नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे 7 जनवरी की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनके बारे में। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या-क्या फैक्टर हैं। जैसे देखो, क्या देखा समाचार में, इसरो ने भारतीय वैज्ञानिकों को आदित्य-11 डेटा का विश्लेषण करने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, यह समाचार किस बारे में है? आदित्य-11 के 11 बिंदु पर पहुंचने की दूसरी वर्षगांठ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक अवसर की घोषणा जारी की है। इस अवसर की घोषणा के माध्यम से इसरो भारतीय वैज्ञानिकों से शोध प्रस्ताव आमंत्रित कर रहा है ताकि आदित्य-11 के प्रेक्षणीय डेटा का उपयोग करें, सौर विज्ञान पर शोध करें और वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रकाशित करें। यह आदित्य-11 के अंतर्गत पहला आधिकारिक प्रेक्षण चक्र है, ऑब्जर्वेशन साइकिल है। आदित्य-11 मिशन क्या है? तो आदित्य-11 मिशन क्या है, इसके बारे में हमें समझना। ठीक है, आदित्य-11 मिशन क्या है? ठीक है, आदित्य-11 मिशन क्या है? तो भारत का पहला समर्पित मिशन है और 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित, 6 जनवरी 2024 को 11 बिंदु पर पहुंचा। मुख्य उद्देश्य क्या है, अगर हम ये समझने की कोशिश करें तो सौरमंडल, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, सौर पवन, सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इजेक्शन, पृथ्वी पर सौर गतिविधियों का प्रभाव, इन सब चीज़ों को हमें समझना है। सूर्य पृथ्वी 11 बिंदु क्या है? जो 11 पॉइंट है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में किस तरीके की अपनी परिभाषा के साथ है, यह समझना है हमें। और यह क्यों महत्वपूर्ण है? पहला देखते हैं, सूर्य पृथ्वी 11 बिंदु क्या है? लगभग पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर सूर्य यहाँ है ना। सूर्य पृथ्वी 11 जो है वो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर एक लैग्रांज बिंदु है, दूर स्थित एक लैग्रांज बिंदु है जहाँ सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण संतुलित हो जाते हैं। यानी अगर हम इस पॉइंट पे कोई भी सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन के लिए छोड़ते हैं तो इस तरीके से चक्कर लगाएगी ना, तो इसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अंदर चले जाएगी ना, तो इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में अंदर आएगी। ठीक है, 11 बिंदु के प्रमुख, सूर्य का निरंतर और अवरोध रहित दृश्य, ग्रहण या अवरोध नहीं होते हैं, रियल टाइम सौर निगरानी के लिए आदर्श है, भूचुंबकीय तूफानों की अग्रिम चेतावनी मिलती है इसमें। इसी कारण 11 स्पेस वेदर पूर्वानुमान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अवसर की घोषणा क्या है? ये जो इसरो ने अवसर की घोषणा जारी की है, ये क्या है? यह एक आधिकारिक वैज्ञानिक प्रस्ताव आमंत्रण है। वैज्ञानिक इसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं प्रेक्षण, समय, मिशन, उपकरणों तक पहुँच, विशिष्ट डेटा सेट का विश्लेषण करने की अनुमति की बात करने की कोशिश करते हैं। यह क्या है? केवल भारतीय वैज्ञानिकों के लिए खुला है। भारतीय संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से आवेदकों को प्रधान अन्वेषक के रूप में कार्य करना होगा, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में कार्य करना होगा। इसरो ऐसा क्यों कर रहा है? इसरो इसका उद्देश्य आदित्य-11 के अधिकतम वैज्ञानिक लाभ प्राप्त करना है। पहले 23+ टेराबाइट डेटा सार्वजनिक डोमेन में जारी है। कई शोधपत्र अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। अब इसरो चाहता है कि भारतीय सौर भौतिकी समुदाय नेतृत्व करे। यह प्रोत्साहित करता है स्वदेशी को, अनुसंधान को, क्षमता निर्माण को, अकादमिक संस्थाओं और इसरो के बीच सहयोग को। ठीक है,
अब हम 6 पॉइंट समझते हैं कि भारत के लिए व्यापक महत्व क्या है। भारत के लिए इसका व्यापक महत्व क्या है। भारत के लिए व्यापक महत्व समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए वैज्ञानिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी साइंटिफिक एविडेंस क्या है। सौर भौतिक अनुसंधान को बढ़ावा देगा, सोलर फिजिकल जो रिसर्च है उसको बढ़ावा मिलेगा। दूसरा क्या है, सूर्य पृथ्वी अंतःक्रिया को बेहतर समझ, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो भी सारी चीज़ें प्रोसेस होता है या हम कहें कि इंटरडिपेंडेंट हैं दोनों, और क्या क्या चीज़ें घटती हैं इसके बारे में बेहतर समझ विकसित होगी। इसकी रणनीतिक है, स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंस है, बेहतर स्पेस वेदर पूर्वानुमान हमें देखने को मिलेगा। सुरक्षा प्रदान करता है उपग्रहों को, विद्युत ग्रिड को, संचार प्रणालियों को। कैसे, मान लीजिए सूर्य से कोई है ना सोलर फ्लेम आ रही है, सौर ज्वाला आ रही है, तो ये क्या करेगा, संदेश दे देगा। और इस तरीके से जो हमारी चीज़ें हैं ये हम उस तरीके, देखो सूर्य और पृथ्वी के बीच होने वाली बहुत सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन हम करते रहेंगे और वो अध्ययन से जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बिहाफ पर जो हम सैटेलाइट वगैरह बनाएंगे उसमें उस तकनीक को विकसित करेंगे कि ताकि वो उस क्लाइमेट रीजन में या हम कहें कि उस स्थिति में भी सर्वाइव कर सके। संस्थागत इम्पोर्टेंस इसका क्या है, तो इंस्टीट्यूशनल इम्पोर्टेंस, अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र है ना, रिसर्च इकोसिस्टम का एक बेहतर पर्यावरण बनेगा, इन्वायरमेंट बनेगा। दूसरी चीज़ है कि ओपन साइंस एंड डेटा साझा करने को बढ़ावा मिलेगा। रिवीजन पॉइंट देख लेते हैं। आदित्य 11 भारत का पहला सौर बेस वाला मिशन है। इससे 11 पॉइंट पे सूर्य का निरंतर अवलोकन, पहली बार घोषणा का अवसर। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं अमेरिका की वेनेजुएला के प्रति कार्रवाइयाँ सबसे अधिक गैर कानूनी है। जो अमेरिका की वेनेजुएला के प्रति कार्रवाइयाँ सबसे अधिक गैर कानूनी है, क्या है इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। लेखक का मुद्दा क्या है, जो ये है मुद्दा क्या है इम्पोर्टेंट देखते हैं। यह लेख तर्क देता है कि वेनेजुएला के विरुद्ध अमेरिका की हालिया कार्रवाई, जिसमें शामिल है बल प्रयोग, सीमा पार अभियान और निकोलस मादुरो को पकड़ने या उन पर मुकदमा चलाने के प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय कानून के गंभीर उल्लंघन हैं। भले ही वेनेजुएला में स्वयं सत्तावादी शासन प्रथाएं मौजूद हों, मुख्य विचार एक राज्य के आचरण की अवैधता दूसरे राज्य द्वारा किए गए अवैध कार्यों को ठहराती नहीं है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रयोग। जो इंटरनेशनल लॉ है वो क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का ढांचा बल प्रयोग को से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून की आधारशिला है। चार्टर का अनुच्छेद 2+4 क्या बोलता है, अनुच्छेद कि बल के प्रयोग या उसकी धमकी पर प्रतिबंध जो निम्न के विरुद्ध, किसी राज्य के क्षेत्रीय अखंडता और किसी राज्य की राजनीतिक स्वतंत्रता। केवल 2 ही कानून अपवाद हैं, आत्मरक्षा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति। लेख स्पष्ट रूप से कहता है कि वेनेजुएला के मामले में कोई भी अपवाद लागू नहीं होता है, इसलिए अमेरिकी कार्रवाइयाँ प्रथम दृष्टया अवैध हैं। यूपीएससी परीक्षा की पसंदीदा पंक्ति, बल का प्रयोग तब तक निषिद्ध है जब तक अनुच्छेद 51 या यूएनएससी की स्वीकृति न हो। निषिद्ध है जब तक अनुच्छेद 51 या यूएनएससी की स्वीकृति न हो। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कोई भी देश किसी अन्य देश पर तभी बल प्रयोग कर सकता है जब आर्टिकल 51 किसके तहत, यूएन चार्टर के तहत, और कहीं न कहीं यूएनएससी की स्वीकृति न हो। आत्मरक्षा की अवधारणा का विस्तार और दुरुपयोग।
इस लेख या लेख इस बात की आलोचना करता है कि शक्तिशाली राज्यों ने आत्मरक्षा की अवधारणा का विस्तार कर इसमें शामिल कर लिया है पूर्व प्रत्याशित आत्मरक्षा, प्रत्याशात्मक आत्मरक्षा और सीमा पार आतंकवाद रोधी अभियान। दिया गया उदाहरण 1999 में यूगोस्लाविया पर नाटो की बमबारी, नॉर्थ अमेरिकी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वेनेजुएला का हमला इन विवादित श्रेणियों में भी आ गया है। कानून प्रवर्तन बनाम बल प्रयोग। अमेरिका का दावा है उसकी कार्रवाइयाँ कानून प्रवर्तन उपाय हैं जिनका उद्देश्य अपराधियों मादुरो सहित को अमेरिकी अदालतों में मुकदमे के लिए लाना है। लेख का प्रतिवाद क्या है? किसी विदेशी राज्य प्रमुख को उसकी ही भूमि पर बल प्रयोग गिरफ्तार करना बिना सहमति या वैध कानूनी प्रक्रिया के अंतर्राष्ट्रीय रूप से गलत है। यह उल्लंघन करता है संप्रभुता गैर हस्तक्षेप के सिद्धांत का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसका जो वो है मुख्यालय वो कहाँ है? हेग है, नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करता है गिरफ्तारी वारंट मामला मुख्य सिद्धांत कार्यरत राज्य प्रमुखों को प्राप्त होती है व्यक्तिगत प्रतिरक्षा, विदेशी आपराधिक अधिकार क्षेत्र से अवध्यता। इसलिए मादुरो के पद पर रहते हुए अमेरिकी अदालतें उन्हें कानूनी रूप से मुकदमे में नहीं घसीट सकती। मान्यता बनाम प्रभावी नियंत्रण। अमेरिका का तर्क मादुरो धांधलीपूर्ण चुनावों के कारण वैध राष्ट्रपति नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्थिति महत्वपूर्ण है प्रभावी नियंत्रण न कि राजनीतिक मान्यता। मादुरो सरकार वेनेजुएला पर वास्तविक नियंत्रण रखती है इसलिए प्रतिरक्षा लागू होती है, अमेरिकी मान्यता से स्वतंत्र है वो। अंतर्राष्ट्रीय कानून में वैधता राजनीतिक स्वीकृति से नहीं बल्कि प्रभावी नियंत्रण से आती है। मुनरो सिद्धांत की पुनरावृत्ति की अगर हम बात करें तो इसमें क्या समझ में आता है? लेख चेतावनी देता है कि अमेरिकी कार्रवाइयाँ मुनरो सिद्धांत की पुनर्स्थापना जैसी हैं। लेख चेतावनी देता है कि अमेरिकी कार्रवाई मुनरो सिद्धांत की पुनर्स्थापना जैसी हैं। लैटिन अमेरिका को प्रभाव क्षेत्र मानना और पश्चिमी गोलार्ध में हस्तक्षेप को सही ठहराना। इसे माना जाता है नव साम्राज्यवाद, नियो इम्पेरियलिज्म, संप्रभु समानता का उल्लंघन। अंतर्राष्ट्रीय कानून के खतरनाक उदाहरण क्या क्या हैं? यह क्यों चिंताजनक है? यह उदाहरण स्थापित करता है कि शक्तिशाली राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी कर सकते हैं, बल प्रयोग द्वारा शासन परिवर्तन किया जा सकता है। इससे वैश्विक कानूनी व्यवस्था कमजोर होती है। वास्तविक समस्या कानूनों में नहीं बल्कि इनका पालन करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करना। अंतर्राष्ट्रीय कानून स्वभाव से ही स्वायत्तवाद विरोधी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करने के लिए घरेलू विधि के शासन को मजबूत करना, लोकतंत्र को सुदृढ़ करना, ये सारे फैक्टर हम देखने की कोशिश करते हैं। मुनरो सिद्धांत पुनः लोडेड है। लेख के बारे में है। लेख में तर्क दिया गया है कि वेनेजुएला के खिलाफ हाल ही में अमेरिकी सैन्य और राजनीतिक कार्रवाई मुनरो सिद्धांत के पुनरुद्धार को दर्शाती है। इसका उद्देश्य मुनरो सिद्धांत है क्या? लैटिन अमेरिका में अमेरिकी प्रभुत्व को फिर से स्थापित करना, चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना, वेनेजुएला में शासन परिवर्तन की सुविधा, तेल और रणनीतिक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना। लेख में तर्क दिया गया है कि वेनेजुएला के खिलाफ हाल ही में अमेरिकी सैन्य और राजनीतिक कार्रवाई मुनरो सिद्धांत के पुनरुद्धार को दर्शाती है।
संक्षेप में अमेरिका लैटिन अमेरिका को अपने प्रभाव के विशेष क्षेत्र में के रूप में मान रहा है, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून को कमजोर कर रहा है। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि मुनरो सिद्धांत को समझना उतना ही जरूरी है जितना इस तरीके से इस चीज को सत्यापित करना। पृष्ठभूमि अमेरिका वेनेजुएला तनाव। डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप है। दूसरा, विपक्षी नेता जुआन गुएडो को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी गई है। तीसरा, लगाए गए गंभीर प्रतिबंध। चौथा, सैन्य कार्रवाई, हवाई हमले, नौसेना की बढ़ती हुई आयोजन। अमेरिका का दावा है कि ये कार्रवाइयां ड्रग्स पर युद्ध का हिस्सा है। लेख यह कहकर इसका प्रतिवाद करता है, वेनेजुएला एक प्रमुख दवा उत्पादक नहीं है, नार्को स्टेट का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है, इसलिए दवा नियंत्रण का बहाना है, वास्तविक मकसद नहीं है। मुनरो डॉक्ट्राइन ये है। अमेरिकी आक्रामकता के पीछे 3 वास्तविक कारण हैं। अमेरिकी प्रधानता पर पुनः जोर देना। मुनरो सिद्धांत क्या है? 1823 में राष्ट्रपति जेम्स मुनरो द्वारा घोषित किया गया। कहा गया कि अमेरिका यूरोपीय शक्तियों के लिए ऑफ लिमिट है। बाद में विकसित हुआ लैटिन अमेरिका में अमेरिकी राजनीतिक और सैन्य आर्थिक प्रभुत्व का औचित्य। लेख में दावा किया गया है कि अमेरिका इस सिद्धांत को एक नए रूप में पुनर्जीवित कर रहा है। आधुनिक संस्करण ट्रंप राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत की पहचान करता है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन एक रणनीतिक प्राथमिकताओं के रूप में। दूसरा है यह अद्यतन सिद्धांत, जिसे मुनरो सिद्धांत कहा जाता है, चाहता क्या है? लैटिन अमेरिकी मामलों पर अमेरिकी प्रभाव का नियंत्रण। दूसरा क्या है? चीन और रूस का मुकाबला करना। चीन लैटिन अमेरिका में एक प्रमुख आर्थिक खिलाड़ी बन गया है। उसके बाद है बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से इस क्षेत्र में चीन ने 24 भागीदारी दी। दूसरा, चीन कई लैटिन अमेरिकी राज्यों के लिए सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार है। वेनेजुएला में चीन वेनेजुएला का 80% तेल खरीदता है। कौन? चीन। चीनी कंपनियों के पास बड़ा निवेश है। रूस वेनेजुएला के साथ भी सहयोग करता है, रक्षा, ऊर्जा, कूटनीति के माध्यम से। वेनेजुएला पश्चिमी गोलार्ध में चीन और रूस के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। कारण तीसरा क्या है? तेल एवं प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, हम क्या समझ रहे हैं? तेल एवं प्राकृतिक संसाधन। वेनेजुएला में दुनिया के सिद्ध तेल भंडार का 17% है। विश्व स्तर पर सबसे बड़े भंडार में से वेनेजुएला से क्वेश्चन बने हुए। वेनेजुएला, ठीक है। पिछली राष्ट्रीयकरण नीतियाँ। ह्यूगो चावेज के तहत विदेशी तेल कंपनियों ने नियंत्रण खो दिया है। अमेरिका अब मांग करता है चोरी की गई अमेरिकी तेल संपत्ति की वापसी। दूसरा क्या है? पश्चिमी कंपनियों के लिए तेल, खनिज और बिजली क्षेत्र को खोलना। साधन परिवर्तन होगा। अमेरिकी कारपोरेट पहुंच पुनर्स्थापित करें, मध्य पूर्वी तेल पर निर्भरता कम करें और चीन की ऊर्जा सुरक्षा को कमजोर करना। स्पष्ट नीति के रूप में शासन परिवर्तन। लेख पर प्रकाश डाला गया है। अमेरिकी अधिकारी खुले तौर पर शासन पतन पर चर्चा कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका में दक्षिणपंथी नेताओं के लिए समर्थन।
विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो खुले तौर पर अमेरिकी कार्यों का समर्थन करती हैं। वादे मादुरो के गिरने पर वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर पूर्ण उदारीकरण देखने को मिल रहा है। यह एक संप्रभु राज्य के आंतरिक मामले में बाहरी हस्तक्षेप की पुष्टि करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यह समस्याग्रस्त क्यों है? ठीक है, हम ये देखते हैं। उल्लंघन करता है परिप्रभुसत्ता, गैर हस्तक्षेप सिद्धांत और संयुक्त राष्ट्र चार्टर मानदंड। एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। सत्ता परिवर्तन के लिए बल प्रयोग कर रहे शक्तिशाली राज्य, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करना। संशोधन संकेत मनरो सिद्धांत और क्या है लेख का तर्क है कि इसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। मनरो सिद्धांत पूरा लोडेड है। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई को बहाने या ड्रग्स पर युद्ध उचित रूप में उचित ठहराया गया है। वास्तविक उद्देश्य लैटिन अमेरिका में अमेरिकी प्रभुत्व को फिर से स्थापित करना, चीन और रूस का मुकाबला, तेल और संसाधनों की तक पहुंच प्राप्त करना। वेनेजुएला के पास वैश्विक तेल भंडार का 17% है, 80% चीन खरीदता है और अमेरिका खुले तौर पर समर्थित शासन संप्रभुत्व और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, नियम आधारित आदेश, तख्ती आधारित आदेश से बदलाव दिखाता है। बायोमटेरियल्स, अर्थ, कार्यप्रणाली और भारत का रणनीतिक महत्व। What are the biomaterials and how do they work? बायोमटेरियल्स क्या होते हैं? बायोमटेरियल्स वे सामग्रियां जो पूरी तरह या आंशिक रूप से जैविक स्रोतों, पौधे, सूक्ष्मजीव, कृषि अपशिष्ट से प्राप्त होती हैं। पौधे हुए, सूक्ष्मजीव हुए, कृषि अपशिष्ट या जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित की जाती हैं। इनका उद्देश्य होता है जीवाश्म आधारित सामग्रियों का स्थान लेना या जैविक प्रणालियों के साथ सुरक्षित रूप से अंतःक्रिया करना। इनका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है पैकेजिंग में, वस्त्र में, निर्माण में, स्वास्थ्य सेवा में, उपभोक्ता वस्तुओं में। बायोमटेरियल्स का वर्गीकरण। ड्रॉप इन बायोमटेरियल्स रासायनिक रूप से पेट्रोलियम आधारित सामग्रियों के समान मौजूदा फैक्ट्रियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में उपयोग योग्य। उदाहरण बायो पीईटी। लाभ आसानी से अपनाया जा सकता है, नई अवसंरचना की आवश्यकता नहीं है। ड्रॉप आउट बायोमटेरियल्स रासायनिक रूप से भिन्न, नई प्रसंस्करण या निपटान प्रणालियों की आवश्यकता। उदाहरण के लिए पॉलीलैक्टिक एसिड। ड्रॉप इन बायोकेमिकल्स और ड्रॉप आउट, नई प्रसंस्करण या निपटान प्रणालियों की आवश्यकता। उदाहरण के लिए पॉलीलैक्टिक एसिड, बेहतर पर्यावरणीय प्रदर्शन, चुनावी या ये सारी चीज़ें हैं। नवीन बायोमटेरियल्स पारंपरिक सामग्रियों में न मिलने वाले नए गुण प्रदान करते हैं। स्वयं मरम्मत सामग्री हो गया, जैव सक्रिय मेडिकल इम्प्लांट हो गया, उन्नत बायो कंपोजिट हो गई। बायोमटेरियल्स कैसे काम करते हैं? कच्चा माल, गन्ना, मक्का, कृषि अवशेष, फूलों के अपशिष्ट और सूक्ष्मजीव प्रक्रिया, किण्वन, पॉलीमरीकरण और बायो इंजीनियरिंग। आउटपुट बायोप्लास्टिक, रेशे, रसायन, कंपोजिट। इनमें जीवाश्म कार्बन के स्थान पर नवीकरणीय कार्बन का उपयोग होता है। भारत को बायोमटेरियल्स की आवश्यकता क्यों है? बायोमटेरियल भारत को एक साथ कई राष्ट्रीय लक्ष्यों प्राप्त करने में मदद करेगा। पर्यावरणीय हो गया, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना, ये है
जलवायु कार्यवाही और पारितंत्र अर्थव्यवस्था को समर्थन, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के क्रियान्वयन में सहायता। दूसरा, आर्थिक पर्सपेक्टिव देखेंगे तो जीवाश्म आधारित प्लास्टिक और रसायनों पर आयात निर्भरता कम करना, वैश्विक बाजारों में के कार्बन उत्पादों की ओर बढ़ने से निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ना। कृषि की बात करते हैं, किसानों के लिए नई आय के स्रोत बनाना, उपयोग फसल अवशेष, गन्ना, मक्का अपशिष्ट एक समाधान, पर्यावरण, उद्योग और किसान। आज भारत की स्थिति क्या है? भारत का बायो मटेरियल क्षेत्र उभर रहा है, लेकिन अभी परिपक्व नहीं है। बायो मटेरियल्स बाजार 2024 में लगभग $500 मिलियन का था। दशक भर में तेज वृद्धि की संभावना है। इसमें प्रमुख उदाहरण है ना, बलरामपुर चीनी मिल्स उत्तर प्रदेश में बड़ा PLA संयंत्र है। फूल.को मंदिर के फूलों के अपशिष्ट को बायो मटेरियल्स में बदलता है। और फौज इंडस्ट्री प्रदर्शन स्तर है ना का बायो मटेरियल संयंत्र की बात करता है। फिर हम बात करते हैं वर्तमान सीमाएं क्या हैं। मजबूत कृषि आधार के बावजूद विदेशी खिलाड़ियों की तकनीकी निर्भरता, घरेलू स्तर पर सीमित विस्तार क्षमता, स्वदेशी बायो मटेरियल्स से जीवाश्म आधारित आयात को कैसे कम कर सकते हैं। आयातित वस्तुओं का स्थान लेना, प्लास्टिक, पेट्रोकेमिकल, सिंथेटिक फाइबर, घरेलू बायोमास को बदलना, मूल्य संवर्धित सामग्रियों में आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना, तेल मूल्य झटकों के प्रति संवेदनशीलता कम करना, बायो मटेरियल्स रणनीतिक औद्योगिक प्रतिस्थापन। भारत को किन चुनौतियों का समाधान करना होगा? कच्चे माल के से जुड़े जोखिम, खाद्य फसलों की प्रतिस्पर्धा, अस्थिरता, जल तनाव और मृदा क्षरण। अवसंरचना की कमी की बात करते हैं तो कमजोर कचरा पृथक्करण, औद्योगिक कंपोस्टिंग, रिसाइक्लिंग प्रणालियाँ, शासन से जुड़ी समस्याएं, नीतियों का बिखराव, कृषि, पर्यावरण, उद्योग, वैश्विक प्रतिस्पर्धा। देरी होने पर भारत फिर से आयात निर्भर बन सकता है, क्योंकि अन्य देश तेजी से विस्तार कर रहे हैं। आगे की राह क्या हो सकती है? नीति और अवसंरचना की बात करते हैं। बायो मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग क्षमता का विस्तार या किण्वन, पॉलीमरीकरण, पायलट प्लांट और साझा सुविधाओं का समर्थन, कच्चे माल की रणनीति, उत्पादकता बढ़ाना, गन्ना, मक्का, कृषि अवशेष, उभरती कृषि तकनीकों का उपयोग, अनुसंधान एवं मानक, निवेश, ड्रॉप इन बायोकेमिकल्स, नवीन बायोमटेरियल्स विकास, स्पष्ट परिभाषाएं, लेबलिंग मानदंड, जीवन चक्र के अंत के मार्ग, बाजार निर्माण, सरकारी खरीद, समयबद्ध प्रोत्साहन और प्रारंभिक निवेश जोखिम। ये सारी चीजें हैं इसमें। भारत के स्किलिंग परिणामों पर पुनर्विचार। ठीक है, रीथिंकिंग इंडियाज स्किलिंग आउटकम्स। सरकार द्वारा भारी निवेश और बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के बावजूद स्किलिंग भारतीय युवाओं के लिए पहली पसंद का मार्ग नहीं बन पाई है, और न ही यह मजबूत रोजगार योग्यता या वेतन वृद्धि में बदल पाई है। भारत की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लगभग 1.40 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। फिर भी स्किलिंग में आकांक्षात्मक मूल्य नहीं है।
उद्योग सार्वजनिक प्रमाण पत्रों पर भरोसा नहीं करता। अधिकांश श्रमिक सीमित लाभ वाले अनौपचारिक रोजगार में बने रहते हैं। समस्या इरादे या फंडिंग की नहीं बल्कि परिणामों और जवाबदेही की है। युवाओं की स्किलिंग आकांक्षा क्यों नहीं जगा पाती? युवाओं में स्किलिंग आकांक्षा क्यों नहीं जगा पाती है? औपचारिक व्यवसायीकरण प्रशिक्षण की कम पहुंच। भारत के केवल लगभग 4.1% कार्यबल को औपचारिक व्यवसायीकरण प्रशिक्षण प्राप्त है। यह एक दशक पहले के केवल मामूली वृद्धि है। वैश्विक तुलना OECD औसत उच्च माध्यमिक स्तर पर भारत में स्किलिंग अभी भी द्वितीय विकल्प मानी जाती है, न कि मुख्यधारा का मार्ग। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये क्या है? नोडल मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उद्देश्य क्या है? शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग हो गया, रिकॉग्निशन ऑफ प्योर लर्निंग। शिक्षा में स्किलिंग के बीच असंतुलन। भारत में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 28% है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 2035 तक 50% GER करना है। यह लक्ष्य केवल डिग्रियों का विस्तार करके शामिल नहीं किया जा सकता है। लेख की मुख्य अंतर्दृष्टि स्किलिंग को औपचारिक शिक्षा के भीतर समाहित करना होगा, न कि इसे एक समानांतर कल्याणकारी कार्यक्रम के रूप में देखना होगा। इंडिया स्किल रिपोर्ट बताती है कि डिग्री के बाद स्किलिंग सामान्य नहीं है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के विपरीत भारत में स्किलिंग शिक्षा के साथ नहीं चलती। उद्योग की भागीदारी कमजोर क्यों बनी हुई है? उद्योगों की वैश्विकता। उद्योग को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भर्ती आधारित होती है। आंतरिक प्रशिक्षण संदर्भ, निजी प्लेटफॉर्म, अप्रेंटिसशिप। राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना से भागीदारी में सुधार हुआ है, लेकिन इसका विस्तार असमान है, बड़ी कंपनियों में सीमित है। मुख्य समस्या उद्योग कौशल का उपयोग तो करता है, लेकिन उनके सह डिजाइन में शामिल नहीं होता। सेक्टर स्किलिंग काउंसिल्स की संरचनात्मक विफलता। उद्योग मानक तय करना, प्रासंगिकता सुनिश्चित करना, रोजगार योग्यता का प्रमाणन करना, उद्योग संतुलन संस्थान के रूप में कार्य करना। क्या गलत हुआ है? अत्यधिक बिखराव। प्रशिक्षण एक एजेंसी, मूल्यांकन दूसरी, प्रमाणन तीसरी और प्लेसमेंट वैकल्पिक। कोई भी एक संस्था रोजगार परिणामों के जिम्मेदारी नहीं लेती। विश्वविद्यालयों या पॉलिटेक्निक संस्थानों के विपरीत खराब परिणामों पर कोई प्रतिष्ठागत या आर्थिक दंड नहीं है। SSC प्रमाण पत्रों की विश्वसनीयता क्यों कम है? SSC प्रमाण पत्रों का संकेतात्मक मूल्य कम है। नियोक्ता अधिक पसंद करते हैं डिग्रियां, कार्य अनुभव प्रमाणन अक्सर होता है द्विधारी दक्षता आधारित ग्रेडिंग के बिना। वास्तविक निदान ये है स्किलिंग सतत आर्थिक विकास को कैसे आगे बढ़ा सकती है? सुझाए गए प्रमुख सुधार: डिग्रियों में कौशल का समावेश, स्किलिंग को उच्च शिक्षा के मार्गों का हिस्सा बनाना, शिक्षा और कार्य के बीच गतिशीलता बढ़ाना, उद्योग की गहरी भागीदारी। उद्योग को चाहिए कि वह पाठ्यक्रम के सह डिजाइन में भाग ले
मूल्यांकन मानकों को प्रभावित करे, परिणामों के लिए जवाबदेह हो। एसएससी में सुधार। एसएससीएस को जवाबदेह बनाना, प्लेसमेंट परिणामों के लिए रोजगार योग्यता संकेतकों के लिए ये सारे पैमाने हैं। बड़ा परिप्रेक्ष्य, यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? स्किलिंग केवल रोजगार का विषय नहीं है, यह प्रभावित करती है श्रम की गरिमा, उत्पादकता, जनसांख्यिकी लाभांश, दीर्घकालिक आर्थिक विकास। विश्वसनीय स्किलिंग के बिना भारत अपने जनसांख्यिकी लाभ को जनसांख्यिकी बोझ में बदलने का जोखिम उठाता है। त्वरित रिवीजन पॉइंट की बात करते हैं।